नमस्कार, स्वागत है आप सबों का लर्निंग ऑन ट्यूब पे। आज इस चैनल पे हम लोग गुप्तोत्तर काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। दोस्तों 550 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पूर्ण रूप से अस्तित्व मिट गया था और इसके बाद अर्थात 550 ईस्वी के बाद जो शासन का जो केंद्र रहता है वह उत्तर और पश्चिम भारत में सक्रिय हो जाती हैं। केंद्र की शक्तियां ज़्यादातर उत्तर और पश्चिम भारत तक ही सिमट जाती हैं, जिनमें से कुछ स्थानीय जो शक्तियां थी तत्कालीन वो ये थी गया के मौखड़ी, कन्नौज के मौखड़ी, पंजाब के हूण थे, जो कि हूणों का जब आक्रमण होता है तो वो पंजाब में उन्होंने अपनी राजधानी बसाई थी, तो पंजाब के हूण, और मालवा का यशोधर्मन, मगध तथा मालवा के उत्तर गुप्त तथा वल्लभी के मैत्रक। ये कुल मिलाकर के 6 स्थानीय शक्तियां तत्कालीन भारत में सक्रिय थी। तो इन्हीं सब के विषय में पढ़ेंगे इस उत्तर गुप्त साम्राज्य वाले इस वीडियो में। तो इस वीडियो में भी लगभग 25 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 8 उत्तरवर्ती गुप्त शासकों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? 8 उत्तरवर्ती गुप्त शासकों का उल्लेख, हालांकि मेनली 6 का ही वर्णन किया जाता है और 8 इसमें हर्ष और कुछ 1-2 और को मिलाकर के जोड़ दिया गया है। तो 8 उत्तरवर्ती गुप्त शासकों का उल्लेख अपसाढ़ अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के वल्लभी स्वतंत्र मैत्रक राज्य की स्थापना किसने की? गुजरात के वल्लभी के स्वतंत्र मैत्रक राज्य की स्थापना किसने की? तो ये स्वतंत्र शासक थे भट्टारक। इन्होंने वल्लभी के स्वतंत्र मैत्रक राज्य की स्थापना की थी, जो कि गुजरात में इनकी राजधानी थी। नेक्स्ट है, गुजरात के गुर्जर राज्य की स्थापना किसने की थी? गुजरात के गुर्जर राज्य के संस्थापक थे हरिश्चंद्र, जो महाराजा हरिश्चंद्र के विषय में पढ़ते हैं। ये गुर्जर राजवंश से संबंधित थे। नेक्स्ट है, गोपचंद्र एवं समाचार देव का संबंध किस शासक वंश से था? गोपचंद्र एवं समाचार देव का संबंध बंगाल के गौड़ वंश से था। बंगाल के गौड़ वंश से संबंधित थे गोपचंद्र और समाचार देव। नेक्स्ट है, साल स्तंभ द्वारा कामरूप राज्य में नए राजवंश की स्थापना के पूर्व वहां किस वंश का शासन था? साल स्तंभ शासक का नाम है। तो साल स्तंभ ने कामरूप राज्य को वर्तमान में असम के नाम से जानते हैं। असम जो स्टेट है हमारा, असम के नाम से जानते हैं। तो कामरूप राज्य में नए राजवंश की स्थापना से पूर्व वहां पर किस वंश का शासन था? जिस समय साल स्तंभ ने, शासक का नाम है साल स्तंभ ने असम में जिस समय नए राजवंश की स्थापना की थी, तो उस स्थापना से पूर्व वहां पे वर्मन वंश का शासन था। नेक्स्ट है, कन्नौज के मौखड़ी वंश का अंतिम शासक कौन था? कन्नौज के मौखड़ी वंश का अंतिम शासक ग्रहवर्मन था। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक था और उसके समय पुष्यभूतियों की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन के समय में पुष्यभूतियों की राजधानी थी कन्नौज में। ठीक है, कन्नौज में हर्षवर्धन की राजधानी थी। और हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? पुष्यभूति वंश का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सुप्रभात स्रोत नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? सुप्रभात स्रोत की रचना की थी हर्षवर्धन ने। अगला क्वेश्चन है, 631 ईस्वी का मधुबन ताम्रपत्र लेख किस शासक के वंश के संबंध में जानकारी देता है? 631 ईस्वी का लिखा हुआ मधुबन ताम्रपत्र लेख मिला है, मधुबन में ताम्रपत्र लेख मिला है। यह जानकारी देता है हर्षवर्धन के संबंध में। तो आंसर हो जाएगा 631 ईस्वी का मधुबन ताम्रपत्र लेख हर्षवर्धन के संबंध में जानकारी देता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 10, हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस वर्ष युद्ध हुआ? पुलकेशिन द्वितीय के बारे में यह कहा जाता है कि हर्ष को उसने हराया था,
हर्ष का जब दक्षिण अभियान करने निकले थे हर्षवर्धन, तो पुलकेशिन द्वितीय से हार गए थे। तो पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच लड़ाई हुई थी 634 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है हर्षवर्धन द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर महामोक्ष परिषद का आयोजन किस स्थल पर होता था? हर्षवर्धन के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर महामोक्ष परिषद का आयोजन प्रयाग में होता था और इस प्रयाग को तत्कालीन समय में दान क्षेत्र कहा जाता था, दान क्षेत्र। नेक्स्ट है गुप्तोत्तर काल में चरवाहों के गांव क्या कहलाते थे? चरवाहों के गांव घोष कहलाते थे। चरवाहों के लिए अलग से गांव होते थे गुप्तोत्तर काल में, तो उन गांवों को घोष कहा जाता था। गुप्तोत्तर काल में सामान्य भू राजस्व की दर क्या थी? गुप्तोत्तर काल में सामान्य रूप से भू राजस्व की दर 1/6 थी, अर्थात जितना राजस्व होता था उसका 6वां हिस्सा राज्य को देना होता था। नेक्स्ट है गुप्तोत्तर काल में केंद्रीय प्रशासन द्वारा विदेशी आक्रमणों या उपद्रवों से रक्षा के लिए कौन सा कर लिया जाता था? गुप्तोत्तर काल में अर्थात पोस्ट गुप्ताज एज में केंद्रीय प्रशासन विदेशी आक्रमणों या उपद्रवों से प्रजा की रक्षा के लिए एक प्रकार का कर लेती थी जनता से अर्थात प्रजा से, और इस कर का नाम था, इस टैक्स का नाम था मल्ल कर एवं तुरुष्क दंड। मल्ल कर, एक तो मल्ल कर और दूसरा था तुरुष्क दंड। ये दोनों ही तरह के टैक्स लगाए जाते थे और जिसके बाद टैक्स लेने के बाद ही विदेशी आक्रमणों एवं उपद्रवों से रक्षा की जाती थी सामान्य जनता की। क्योंकि तत्कालीन गुप्तोत्तर भारत में विदेशी आक्रमणों की बारंबारता बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। बहुत ही बार विदेशी आक्रमणकारियों का आक्रमण होता रहता था उस समय, तो इस वजह से जनता को इन आक्रमणों से छुटकारे का आश्वासन देने के बदले केंद्रीय प्रशासन इनसे कुछ कर लेती थी, कुछ टैक्स लेती थी और इन टैक्स का नाम था मल्ल कर एवं तुरुष्क दंड। आगे चलते हैं। पश्चिम भारत में प्राप्त गुप्तोत्तर काल के सीढ़ीदार कुओं को क्या कहा जाता था? पश्चिम भारत में गुप्तोत्तर काल के सीढ़ीदार कुएं वापी कहलाते थे। अगला क्वेश्चन है याज्ञवल्क्य स्मृति और बृहस्पति स्मृति में भूमि स्वामित्व के कितने स्तर का उल्लेख है? याज्ञवल्क्य स्मृति और बृहस्पति स्मृति में भूमि स्वामित्व के लगभग 4 स्तर का उल्लेख है, अर्थात भूमि 4 तरह के भूमि स्वामित्व का 4 स्तर पाया गया था। नेक्स्ट है गुप्तोत्तर काल में कर का सबसे अधिक दबाव किस क्षेत्र पर था? गुप्तोत्तर काल में कर का सबसे अधिक दबाव कश्मीर पर था। ठीक है, उत्तर पश्चिम भारत में कश्मीर स्थित है, तो उत्तर पश्चिम भारत से ही विदेशी आक्रमणों की बारंबारता रही है। उत्तरोत्तर श्रृंखला के रूप में आक्रमण हुए हैं उस समय, तो इस चलते कश्मीर पर करों का सबसे अधिक दबाव होता था, क्योंकि विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा हेतु जनता को कर देना होता था केंद्रीय प्रशासन को। नेक्स्ट है गुप्तोत्तर काल में कर्ण सुवर्ण को किन शासकों ने अपनी राजधानी बनाया? गुप्तोत्तर काल में कर्ण सुवर्ण को गौड़ों ने अपनी राजधानी बनाया, और यह कर्ण सुवर्ण कहाँ स्थित था? तो यह बंगाल में स्थित था, कर्ण सुवर्ण। नेक्स्ट है गुप्तोत्तर काल में आदिवासियों के गांव को क्या कहते थे? आदिवासियों के गांव को पाली कहते थे, और चरवाहों के गांव को अभी अभी हमने पढ़ा है क्या कहते थे? चरवाहों के गांव को घोष कहते थे और आदिवासियों के गांव को पाली कहते थे। नेक्स्ट है गुप्तोत्तर काल में स्थायी कृषकों से लिए जाने वाले कर को क्या कहते थे? तो गुप्तोत्तर काल में जो स्थायी रूप से जो कृषक होते थे उनसे जो टैक्स लिया जाता था उनको उद्रंग कहा जाता था, उद्रंग। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 21 से 25 तक का उत्तर सही अथवा गलत पर आधारित है, केवल सही और गलत बताना है। तो 21वां क्वेश्चन है हर्षवर्धन ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण नहीं की। यह सही है, हर्षवर्धन ने महाराजाधिराज की उपाधि कभी भी धारण नहीं की थी।
दूसरा क्वेश्चन है, गुप्त काल में निवास योग्य भूमि को वस्तु कहा जाता था। बिल्कुल सही है, यह निवास योग्य भूमि को वस्तु कहते थे। और अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मदेय एवं अग्रहार भूमि ब्राह्मण एवं ब्राह्मणेतर वर्गों को समान अधिकार के साथ दिए जाते थे। यह गलत है, क्योंकि ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को तो दिए जाते थे, अग्रहार ब्राह्मणेतर वर्गों को दिए जाते थे। यह टर्म सही है, लेकिन ये समान अधिकार के साथ दिए जाते थे, यह टर्म इसमें गलत है, क्योंकि ब्रह्मदेव और अग्रहार भूमि पर दोनों के अधिकारों में समानता नहीं थी, बल्कि अलग अलग होते थे। नेक्स्ट है, कृषि पराशर में खगोलीय प्रेक्षण पर आधारित मौसम संबंधी ज्ञान का उल्लेख है। कृषि पराशर नाम की एक बुक है। इस कृषि पराशर में खगोलीय प्रेक्षण पर आधारित मौसम संबंधी ज्ञान का उल्लेख दिया गया है। यह सही है, क्योंकि मौसम संबंधी ज्ञान का होना आवश्यक था, ताकि वर्षा की पूर्व भविष्यवाणी की जा सके, पूर्वानुमान लगाया जा सके, ताकि फसल की सही तरीके से सिंचाई वगैरह के लिए पूर्ण रूप से तैयारी की जा सके। तो यह सब फसलों के लिए जरूरी था मौसम का पूर्वानुमान करना। तो मौसम संबंधी ज्ञान के लिए खगोलीय प्रेक्षण करना अनिवार्य होता था। तो इन सब की जानकारी कृषि पराशर नामक बुक में दी गई थी। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन का अंतिम अभियान कश्मीर के विरुद्ध हुआ था। ये गलत है, हर्षवर्धन का अंतिम अभियान कश्मीर के विरुद्ध नहीं हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से ये वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए लर्निंग ऑन ट्यूब को।